एवरीवन, मैं हूं उज़ैर अलवी। आज मैं आपको लेके चलता हूं सन 1945 में, तारीख 5 दिसंबर, वक्त 2:10। इस वक्त यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर जहाज टेक ऑफ करने के लिए तैयार थे। ये उनकी एक नॉर्मल सी फ्लाइट थी। ये 3 घंटे की फ्लाइट थी जिसे फ्लाइट 19 कहा जाता है। इनके जो स्क्वाड्रन लीडर थे उनका नाम कैप्टन चार्ल्स था, जो कि एक नहायत तरबियत याफ्ता, एक्सपीरियंस एंड वेल ट्रेन कैप्टन थे। इन 5 जहाज़ों में तकरीबन 14 लोग सफ़र कर रहे थे, जिनको लीड कर रहे थे स्क्वाड्रन लीडर कैप्टन चार्ल्स, जो कि फ्लोरिडा से ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। मौसम बहुत खुशगवार था। टेक ऑफ करने के 2 घंटे बाद अचानक से इनके कंपास ने काम करना छोड़ दिया। इन्होंने बैकअप कंपास निकाला, उसने भी सही तरह काम नहीं किया। इनको अपनी लोकेशन तक ट्रेस नहीं हो पा रही थी। यही कंप्लेंट बाकी के 4 जहाज़ों से भी आई कि हमारे इक्विपमेंट में मॉल फंक्शन हो गए, मिसबिहेव कर रहे हैं। कंपास खराब होने के बाद रेडियो में अनक्लियर से मैसेज रिसीव होते हैं। Both my compasses are out and I am trying to find Fort Lauderdale, Florida. I am overland but it is broken. I am sure I am in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम ख़राब हो रहा होता है। शाम 4:56 हो रहे होते हैं। टेलर को इस वक्त लगता है कि वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में फ्लाई कर रहे हैं। अगर फ्लोरिडा वापस जाना है तो उन्हें ईस्ट की तरफ फ्लाई करना हो। इसीलिए वो बाकी जहाज़ों में मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। तो कुछ क्रू मेंबर्स को ऐसा लगता है कि नहीं, वो इस वक्त वेस्ट की तरफ फ्लाई कर रहे हैं, तो फ्लोरिडा वापस जाने के लिए तो उन्हें ईस्ट की तरफ फ्लाई करना हो। यही बात चल रही होती है तो एक ट्रांसमिशन में मैसेज रिसीव होता है। Damn it. If we could just fly west, we could get home. Head west. Damn it. यानी बाकी क्रू मेंबर्स को लगता है कि फ्लोरिडा जाने के लिए उन्हें वेस्ट की तरफ ट्रैवल करना है। मौसम ख़राब होता जाता है और अंधेरा छा जाता है। इस वक्त माना जाता है कि ये तकरीबन 370 किलोमीटर फ्लोरिडा से ईस्ट में फ्लाई कर रहे थे। तकरीबन शाम के 7 बजे कैप्टन की तरफ से आखिरी मैसेज रिसीव होता है। Planes close up tight. We will have to ditch unless landfall. When the first plane drops below 10 gallons, we all go down together. उसके बाद से 5 जहाज़ हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज तक नहीं पता चल सका ये 5 जहाज़ कहाँ गए, इनके साथ क्या हुआ। उसके कुछ अरसे बाद सर्च मैरीने एयरक्राफ्ट 13 क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाइट 19 के जहाज़ों को ढूंढने के लिए निकलता है और वो भी वापस नहीं आए। तो पहले फ्लाइट 19 के 14 क्रू मेंबर्स और अब सर्च मैरीनर के 13 क्रू मेंबर्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इन दोनों जहाज़ों को ढूंढने के लिए उसके बाद एयर एंड सी ऑपरेशन बुलाया जाता है, जो कि उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा एयर एंड सी ऑपरेशन होता है। लेकिन मज़े की बात यह है, इस ऑपरेशन के दौरान ना तो कोई आपको पार्ट मिलता है, ना कोई बॉडी मिलती। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस जगह पे दोनों जहाज़ गायब हुए थे, आज उस जगह को हम बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बरमूदा ट्रायंगल समंदर का वो मिस्टीरियस हिस्सा है जहाँ पे अब तक 100 से ज़्यादा हवाई और पानी के जहाज़ गायब हो चुके हैं, जिनका अब तक कुछ पता नहीं चला। एक ऐसा ही एरिया है जो कि अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको और बरमूदा तक एक ट्रायंगल बन जाता है। तकरीबन 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज़्यादा का ये एरिया है। बरमूदा ट्रायंगल एक इससे तकरीबन 500 साल पुराना है। यहाँ से शुरू होती है बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री। आने वाले कई सालों में इसे बहुत सारे नाम दिए गए, जैसे सी ऑफ डूम, मिस्टीरियस होल, डेविल सी। लेकिन 1964 में जो इसे नाम दिया गया वो नाम था बरमूदा ट्रायंगल। इसे पहली बार 1964 में ही सुनने को मिला। एक आदमी थे विंसेंट हेज गैदिस नाम के, जिन्होंने अर्गेसो नाम की एक मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा 1964 में, जिसका टाइटल था द डेडली बरमूदा ट्रायंगल। इस आर्टिकल के बाद ये मिस्ट्री बनाने की कोशिश की गई कि कुछ तो है समंदर के उस एरिया में कि पानी के जहाज़, हवाई जहाज़ वहाँ जाके गायब हो जाते हैं। ये मिस्ट्री इतनी मशहूर हुई कि इस पर कुछ गाने, कुछ फिल्में, कुछ किताबें, हत्ता कि वीडियो गेम्स भी बनाए गए बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर। वैसे तो बरमूदा ट्रायंगल को लेके बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी मिस्ट्री बताऊं जो इन मिस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सन 1881 में एलन ऑस्टिन नामी जहाज़, जो कि लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था, आम सी बात है उस ज़माने में ऐसे जहाज़ ट्रैवल किया करते थे। उसके कैप्टन को रास्ते में एक अनजान जहाज़ मिलता है जिसमें कोई क्रू मेंबर्स नज़र नहीं आता। काफ़ी देर तक उस जहाज़ को वॉच करते हैं। 1 से 1.5 दिन गुजर जाता है तो उस जहाज़ के कैप्टन उस अनजान जहाज़ में जाते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों यहाँ पे खड़ा हुआ है। वो जहाज़ में जाके देखते तो वहाँ पे जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें ऐसे ही मौजूद होती हैं, लेकिन कोई भी क्रू मेंबर मौजूद नहीं होता। एलन ऑस्टिन का जो कैप्टन है वो इस अनजान जहाज़ में अपने कुछ क्रू मेंबर्स को भेजते हैं और कहते हैं कि साथ साथ इस जहाज़ को हमारे साथ ले चलो।
काफ़ी देर तक वो ट्रैवल करता है, 1.5 से 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फिर एक तूफान आता है और वो जहाज़ एलन ऑस्टिन से बिछड़ जाता है। कुछ देर बाद ऐसा होता है वो जहाज़ फिर नज़र आता है, एलन ऑस्टिन के कैप्टन देख रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको अपने क्रू मेंबर नज़र नहीं आते। वो अगेन उस जहाज़ में जाते हैं तो वही सिचुएशन होती है जो पहले थी, सारा सामान अपनी जगह मौजूद होता है लेकिन उनके क्रू मेंबर वहाँ मौजूद नहीं होते। पहले के ज़माने में पायरेट्स का डर होता था कि पायरेट्स ने अगर जहाज़ पे हमला कर दिया हो तो जाहिर सी बात है वो जहाज़ पे हमला करेंगे तो कुछ वैल्यूएबल चीज़ अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन ना लोग मिलते हैं, लोगों की कुछ बॉडी मिलती है। एलन ऑस्टिन का जहाज़ जब वापस पहुंचता है तो उसके ओनर ये कहानी सुन के इतना घबरा जाते हैं कि इस जहाज़ को एक जर्मन कंपनी को सेल कर देते हैं। वो जर्मन कंपनी, इसका नाम मैटर रख देती है। ना इंटरेस्टिंग स्टोरी, लेकिन अफसोस ज़्यादातर इंसिडेंट सच्चे नहीं होते। ख़ासतौर पर वो इंसिडेंट जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होकर हमारे पास आए, उन इंसिडेंट को 100% हम वेरीफाई नहीं कर सकते। इसी तरह के इंसिडेंट को लेजेंड कहा जाता है। क्या? अर्बन लेजेंड कहा जाता है। कुछ रैशनल थिंकर्स का कहना है बरमूडा ट्रायंगल भी एक लेजेंड है। आइए जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल के इंसिडेंट के पीछे क्या वजह है। कुछ लोगों ने इनके बारे में थ्योरीज बनाई है, आपको वो बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे एलियंस हैं जो जहाज़ों को उठा के ले जाते हैं। कुछ कहते हैं इसके नीचे, समंदर के नीचे सी मॉन्स्टर मौजूद है जो जहाज़ों को अपने पास खींच लेता है। कुछ कहते हैं यहाँ पे समंदर के अंदर होल है जहाँ पे चीज़ें अपने अंदर चली जाती हैं। लेकिन ये सब अफवाहें हैं, थ्योरीज हैं। हम आपको साइंटिफिकली करेक्ट बातें बताएंगे। है ना ये थ्योरीज कुछ अजीबोगरीब, लेकिन हम फोकस करेंगे उन थ्योरीज में जो साइंटिफिकली प्रूवन है। अब बात करते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। नंबर 1 एक्सप्लेनेशन दी जाती है मैग्नेटिज्म को बेस बना के। असल में दोस्तों, दुनिया का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और जो एक्चुअल में नॉर्थ पोल है वो दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। तो जब आप कंपास से नॉर्थ की डायरेक्शन में देखते हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, लेकिन जो असल में नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा अलग होता है। उसे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। अब आप इस पिक्चर को ईजिली देख सकते हैं कि ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कितना डिफरेंट है। दूसरी खास वजह यह है कि बरमूडा ट्रायंगल का जो एरिया है वो शैलो एरिया है। अगर सैटेलाइट से हम इसे देखेंगे तो बरमूडा ट्रायंगल का एरिया हमें डार्क ब्लू कलर का नजर आएगा। इसकी वजह है कि वहाँ पे ज़्यादा मिट्टी है, शैलो एरिया है तो मिट्टी है, वहाँ पे जहाज़ जाएंगे तो वो फंस जाएंगे। तीसरी और ख़ास वजह हरिकेन्स है। हरिकेन्स सबसे ज़्यादा 3 रीजन में आते हैं, चाइना, USA, क्यूबा। क्यूबा की बात करें तो क्यूबा बरमूडा ट्रायंगल के पास लाई करता है। फ्लोरिडा की बात करें तो फ्लोरिडा USA के अंदर लाई करता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हरिकेन्स आते हैं। चौथी वजह ये कि मीथेन हाइड्रेट्स होते हैं। समंदर के अंदर बहुत बड़े बड़े एरियाज हैं जहाँ पे ज़्यादा मीथेन हाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी लो होती है और जो भी चीज़ उसके ऊपर से ट्रैवल करती है वो अपने पास खींच लेती है, वो डूब जाते हैं। इसके ऑपोजिट ये है कि अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो चीज़ें ईजिली उसके ऊपर फ्लोट कर लेंगी। अभी तक जितनी भी डिसअपेरेंसेस हुई हैं बरमूडा ट्रायंगल में, उसका लिंक डायरेक्टली किसी से भी नहीं मिला है, ना मीथेन से ना किसी और वजह से। ये सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक थ्योरीज हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के केस में अभी तक कोई भी प्रूफ हमें नहीं मिला। 5वां एक्सप्लेनेशन है फ्रीक्वेंसी इल्यूजन, जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी से लिंक करती है। इसमें यह होता है कि किसी चीज़ को आप ज़्यादा नोटिस करते हैं, वो चीज़ आपके पास ज़्यादा आपको नज़र आती है। जैसे सपोज करें मैं कोई बाइक परचेज करने का सोच रहा हूँ, किसी मॉडल की बाइक से परचेज करने का सोच रहा हूँ, तो मैं कभी बाहर निकलूंगा वो बाइक मुझे ज़्यादा नजर आएगी। जब मैं वो बाइक परचेज कर लूँगा तो मैं ज़्यादा नोटिस करूँगा वो बाइक हर किसी के पास है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि आपने उस बाइक को, उस मॉडल को, उस एयर मॉडल को ज़्यादा नोटिस किया है, इसी वजह से आपको वो ज़्यादा नजर आ रहे हैं। जर्नलिस्ट लैरी गुश, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड, और वो भी इसी सोल्यूशन पे निकल गया है। यही बात बरमूडा ट्रायंगल के बारे में भी की जाती है। वैसे तो कई पानी के जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास जाके गायब हो गए, लेकिन और ऐसे ममालिक हैं और ऐसे भी समंदर हैं जहां और भी जहाज जाके गायब हो गए। लेकिन बात इस तरह नोटिस की है, जब शुरू में बरमूडा ट्रायंगल के जहाज गायब होना शुरू हुए तो हमने बरमूडा ट्रायंगल को नोटिस करना शुरू कर दिया और दूसरी जगहों के जहाज़ों को नोटिस हमने नहीं किया। अगर अभी आप करीबी की मिसाल ले लें, मलेशियन एयरलाइन की मिसाल ले लें, जो भी जहाज़ एक जगह जाके गायब हो गया। अमेरिका के नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है जो जहाज़ और बाकी चीज़ें जो बरमूडा ट्रायंगल में जाके गायब होते हैं, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से दूसरे समंदर के एरियाज़ में जहाज़ और दूसरी चीज़ें जाके गायब होती हैं। लेकिन बात इतनी है कि हम ज़्यादा नोटिस बरमूडा ट्रायंगल को करते हैं और बाकी जगहों को इतना नोटिस नहीं करते। एक और आपको एग्जाम्पल देते चलें, US कोस्ट गार्ड, जो नोटिस भी नहीं करते कि ये भी कोई ख़तरनाक एरिया है।
उन्होंने कहा कि ये जो बरमूदा ट्रायंगल का एरिया है, यहाँ पे जहाज़ों की गुजरने की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ पे एयर का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादा जहाज़ के टकराने, हादसा होने के चांसेस बाकी जगहों के इलाके में ज़्यादा होते हैं। सिंपली कहें तो इन सब बातों का बरमूदा ट्रायंगल से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप कहें कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो आग का गोला देखा था जो बरमूदा ट्रायंगल के अंदर जा रहा था, तो साइंटिस्ट कहते हैं वो सिर्फ एक टूटा हुआ तारा था और कुछ भी नहीं। WWF ने 2013 में एक लिस्ट शाया की थी जिसका टाइटल था टॉप 10 मोस्ट डेंजरस वाटर। ये सुन के आपको हैरानी होगी कि उसमें बरमूदा ट्रायंगल का नाम तक नहीं था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।